सल्तनत खुदादाद मैसूर के बानी, मरहट्टों और अंग्रेज़ों को नाको चने चबवाने वाले अजीब मुस्लिम फरमारवा की दास्तानी शुजात नवाब हैदर अली। किस्त नंबर 2। मैसूर का राजा कृष्णा सिंहासन से दूर था, लेकिन ताकत न होने के बावजूद ये सोचता जरूर रहता था कि किस तरह तीजराज और देवराज से पीछा छुड़ाया जाए। इस वक्त भी वो इसी फिक्र में गुम था। इसकी रानी इसके सिरहाने बैठे राजा के चेहरे के रंग को बदलते हुए बड़े गौर से देख रही थी। राजा जी, जब से तीजराज वजीर बना है, उदास तो आप रहते ही हैं, लेकिन आज तो मुंह कुछ ज्यादा ही लटका हुआ है। रानी ने राजा को छेड़ते हुए कहा, तुम देख रहे हो मुझे किस तरह मक्खन से बाल की तरह निकाल दिया गया है। ये कोई आज की कहानी है? मैं तो इसलिए खामोश था कि मुल्क का निजाम चल रहा है, लेकिन तरचनापुली में जो तीजराज को इबरतनाक शिकस्त हुई, इससे वो मेरे दिल से उतर गया है। इससे तो मैं मरहटों की तरफ हाथ बढ़ाऊं तो मेरी राजगद्दी मुझे मिल जाए। आप ये क्यों भूलते हैं कि मरहटे तावान की बकाया रकम का तकाजा करने वाले हैं। तीजराज ने रियासत को इस हाल में पहुंचा दिया है कि खजाना खाली है, फौजियों को तनख्वाहें देने तक के लिए पैसे नहीं। फिर ऐसे में आपने क्या सोचा है महाराज? सोचा है तीजराज को इसके ओहदे से हटा दूं और इसकी जगह खांडे राव को वजीर बनाऊं। ये काम इतना ही आसान है जितना आप सोच रहे हैं। तीजराज में तो अब दमखम रहा नहीं। अलबत्ता हैदर अली से डर लगता है। तीजराज इसकी पुष्पनाही करता है, हैदर अली इसकी हमायत जरूर करेगा। मैं ये चाहता हूँ कि किसी तरह हैदर अली और तीजराज के दरमियान बिगाड़ पैदा हो जाए। हैदर अली हमें तीजराज से निजात दिला दे, इसके बाद हैदर अली का पत्ता भी साफ कर देंगे। सवाल ये था कि ये घंटी बिल्ली के गले में बांधेगा कौन? हैदर अली को कौन आमादा करे कि वो तीजराज की माजूली में राजा की मदद करे? इस काम का जिम्मा राजा की एक रानी लक्ष्मी ने उठाया, क्योंकि कुछ दिनों से इसे गुमान होने लगा था कि नौजवान हैदर अली इसकी तरफ मुल्तफत है। ये गुमान इसलिए भी पैदा हुआ था कि हैदर अली की बीवी एक बच्ची की पैदाइश के बाद माजूर हो गई थी। हैदर अली खुद कई मरतबा कह चुका था कि इसकी बीवी खुद इसे दूसरी शादी का मशवरा दे रही है, क्योंकि अब वो अज़वाजी ताल्लुक रखने के काबिल नहीं रही। रानी लक्ष्मी इतनी बेहिजाब थी कि हैदर अली को खुले लफ्ज़ों में दावतें गुनाह देती रहती थी। हैदर अली ये बातें सुनता और मुस्कुराकर चुप हो जाता था। बस इसी को रानी इसका मुल्तफत होना कहती थी। जिस वक्त रानी राजा से महवी गुफ्तगू थी, इससे एक दिन पहले ही हैदर अली से इसने छेड़छाड़ की थी। नायक जी, आप कैसे नौजवान आदमी हैं, बीवी के बगैर रह रहे हैं और हंसी खुशी रह रहे हैं। रानी जी, अब अल्लाह ने मेरी बीवी को माजूर किया है, तो इसमें इस बेचारी का क्या कसूर? इसलिए तो कहती हूँ दिल बहलाने के और भी बहुत से ज़राए हैं। आप जिन ज़राए की बात कर रही हैं वो सब गुनाह में शामिल है। नायक जी, जवानी में क्या गुनाह, क्या सवाब। राजा जी औलाद से महरूम है, इनकी आरजू भी पूरी हो जाएगी। अच्छा, मैं चलता हूँ। हैदर अली जैसा पाकबाज मुसलमान इस गुनाह का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था जिसकी दावत इसे रानी दे रही थी। रानी हर मर्तबा इस नतीजे पर पहुंची थी कि हैदर अली को तीजराज का ताबून हासिल है, इसीलिए वो इसकी बात मानने को तैयार नहीं। अब जो राजा से गुफ्तगू हुई तो रानी लक्ष्मी के दिल में एक शम्मा सी रोशन हो गई। अगर वो तीजराज और हैदर अली के दरमियान इख्तलाफात पैदा करने में कामयाब हो जाए तो हैदर अली अकेला रह जाएगा, इसलिए इसने इस काम की जिम्मेदारी अपने सर ले ली। रानी ने हैदर अली पर मेहरबानी जाहिर करने के लिए इसे बुलाना मुनासिब न समझा, बल्कि खुद इसके मिलने इसके घर चली गई। हैदर अली की माजूर बीवी अपने बिस्तर पर थी। रानी ने कुछ देर इसकी खैर खैरियत दरियाफ्त की, फिर हैदर अली के साथ दूसरे कमरे में बैठ गई। नायक जी, तो आपको मालूम है कि मैं आपको पसंद करती हूँ, आपकी समझ बूझ भी कायल हूँ और आपके पहाड़ जैसे शरीर की भी। आप कहना क्या चाहती हैं वो कहिए। मेरी ही पसंदीदगी है जो आपकी तरक्की देखना चाहती है। मैंने बड़ी मुश्किल से महाराज को कायल किया है और इन्हीं का पैगाम लेकर तुम्हारे पास आई हूँ। कैसा पैगाम? मेरी बात ध्यान से सुनना। तुम्हारे सामने बात यह है कि तीजराज ने रियासत का हाल क्या कर दिया है। पिछले सालों में राजा ने 2 करोड़ रुपए के इवज मरहटों से सुलह की थी। 1 करोड़ अदा कर दिया गया था। अब मरहटे बाकी रकम का तकाजा कर रहे हैं। तीजराज ने खजाने में एक कौड़ी नहीं छोड़ी। अगर रकम अदा न की गई तो वो मैसूर पर हमला कर देंगे। रानी यहाँ तक कहने पाई थी कि हैदर अली उठ खड़ा हुआ। रानी जी, आप इतनी सी बात पर परेशान हो गई। आप फिक्र छोड़ें, मरहटों से मैं निपट लूंगा। बात सिर्फ इतनी नहीं है, रानी ने कहना शुरू किया। महाराज ये चाहते हैं कि तीजराज को माजूल कर दिया जाए और उसकी जगह खांडे राव को वजीर मुकर्रर किया जाए। खांडे राव आपका दोस्त भी है और आपका मुलाजिम भी रहा है। इसके पर्दे में आप इस स्याह सफेद के मालिक होंगे। हैदर अली नहायत जीरक शख्स था। वो समझ रहा था कि तीजराज को दरमियान से हटाकर ये लोग इसे तन्हा करने के दर पे हैं। तीजराज से पीछा छुड़ाने के बाद ये लोग मुझे भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तीजराज हिंदू होने के बावजूद राजा को बर्दाश्त नहीं, मैं तो फिर मुसलमान हूँ। ये बात सबको मालूम थी। रानी भी जानती थी कि हैदर अली तीजराज के साथ मिला हुआ है। मैसूर के लोग भी तीजराज की गलत फैसलों का जिम्मेदार हैदर अली को करार देते थे।
हैदर अली के अच्छा मौका था कि वो अपनी नेकनामी में इजाफा करे और तीज राज को मंजरनामे से हटा दे, लेकिन ये इकदाम वतन के लिए अच्छा नहीं था। मरहट्टे ताक में लगे हुए थे और खांडे राव पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता था। हैदर अली ने कमाल होशियारी से रानी को टाल दिया। अभी आप कोई कदम ना उठाएं, मैं तीज राज से खुद बात करूंगा। रानी के चले जाने के बाद वो बहुत देर तक गौर करता रहा। कुछ देर बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा कि तीजराज इतनी आसानी से मानने वाला नहीं, और अगर राजा ने जबरदस्ती की तो खाना जंगी यकीनी है, रियासत बदनज़मी का शिकार हो जाएगी। मरहट्टे ताक में बैठे हुए हैं, वो इस सूरत हाल से ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। इसे वतन की सलामती अजीज़ थी। इसने ये सोचा कि वो इस मामले को जब तक टाल सकता है टालता रहेगा। इसने रानी के नाम पैगाम भेजा कि आप लोग इस मामले में खामोशी इख्तियार किए रहें, जब तक मैं ना कहूँ कोई कदम ना उठाएं। ये पैगाम देने के बाद हैदर अली डंडीगुल चला गया। ये तो सियासी मामलात थे। हैदर अली रानी की तरफ से यूं भी खौफजदा था, इंसान था। सोचता था कहीं ऐसा न हो कि रानी का जादू इस पर चल जाए और वो गुनाह में मुलविस हो जाए। बेहतर ये है कि मैं शादी कर लूँ, रानी का मुंह बंद हो जाएगा। ये शादी जल्दी होना चाहिए, बाद में न जाने क्या हालात पैदा हों। इसने अपने 1 सालार मीर रजा अली खां की हमशीरा फातिमा बेगम और फखरुन्निसा से शादी कर ली। इसी बीवी से अल्लाह ने इन्हें एक बेटे से नवाजा। उस बेटे का नाम टीपू रखा गया। जवान होने के बाद इसी बेटे टीपू सुल्तान ने बाप के मिशन को पाया तकमील तक पहुंचाया। हैदर अली ने रानी को बावर कराया था कि जब तक वो न कहे तीज राज को न छेड़ा जाए। रानी ने यह पैगाम राजा तक पहुंचा भी दिया, लेकिन वो जल्दी में था। राजा ने तीज राज और देवराज से पीछा छुड़ाने के लिए साजिशों का जाल बिछा दिया। इन साजिशों का मरकजी किरदार खांडे राव था और बाज रानियां भी राजा के साथ शामिल थी। तीजराज अपनी जागीर सती मंगल गया हुआ था। हैदर अली डंडीगल में था कि राजा को मौका मिल गया और इसने तीजराज की माजूली के अहकाम सादिर कर दिए। माजूली की खबर तीजराज को हुई तो वो सती मंगल से दौड़ा चला आया। इसके साथ मामूली सी फौज थी। राजा के बराह रास्त मातहत तकरीबन 1000 फौजी थे। राजा इनके हमरा किले से बाहर निकला। इन फौजियों ने जान पर खेलकर तीजराज का मुकाबला लिया, लेकिन वो गोलाबारी का सामना न कर सके। इस गोलाबारी से राजा के जाती खिदमतगार और दीगर मर्दो खवातीन हलाक हो गए। तीजराज के आदमियों को मौका मिल गया कि वो महल में दाखिल हो जाए। तीजराज वजीद था कि राजा को भी कत्ल कर दिया जाए, लेकिन बड़े भाई देवराज ने मुखालफत की। आखिर दोनों का इस पर इत्तफाक हो गया कि राजा और इसके अहले खाना को कैद कर दिया जाए, कत्ल न किया जाए। देवराज बहुत मजबूरी की हालत में राजा को कैद करने पर तैयार हुआ था, वरना वो तो मुकम्मल पसपाई के इख्तियार में था। तीजराज इसकी बात मानने को तैयार नहीं था। इख्तलाफात इतने बढ़े कि देवराज अपने अहले खाना और जाती सिपाह के साथ सीतामंगलम चला गया। राजा के कैद हो जाने के बाद मैसूर की रियासत तीजराज के कदमों में थी और वो इस रियासत का वाहिद मालिक था। राजा की रिहाई नामुमकिन थी। देवराज भी जा चुका था। हैदर अली की तरफ से इसे कोई खतरा नहीं था, वो इसका दोस्त था। तीजराज को खुद मुख्तार हुए अभी 1 महीना हुआ था और अभी इस्तेहकाम की मंजिलें दूर थीं कि मरहट्टों ने जारहियत का मुजाहरा करते हुए मैसूर को निशाना बनाया और सुरंगापट्टम का मुहासरा कर लिया। तीजराज इस वक्त मरहट्टों से लड़ने का हौसला नहीं रखता था। मरहट्टों की तोपों ने गोले बरसाने शुरू किए तो बड़ी मुश्किल से चंद दिन इन गोलों के सामने डटा रहा, वो भी इस उम्मीद पर कि हैदर अली इसकी मदद को पहुंच जाएगा। हैदर अली पहुंच भी जाता, लेकिन मरहट्टों की हिकमत अमली ने इसे बर वक्त नहीं पहुंचने दिया। दरअसल मरहट्टों ने मैसूर के खिलाफ जारहियत का इर्तिकाब करने से कबल मालाबार के सरबराहों को पालाघाट के हाकिम पर चढ़ा दिया, ताकि हैदर अली उधर उलझ जाए और सुरंगापट्टम पहुंचने में इसे देर हो जाए। तीजराज मरहट्टों की गोलाबारी से तंग आकर सुलह के लिए मजबूर हो गया। इसने 22 लाख हरजाना अदा करने का वादा करते हुए 2 लाख नकद अदा किए और बकाया रकम की अदायगी की जमानत के तौर पर 13 तल्लुके दुश्मन के हवाले कर दिए। हैदर अली सुरंगापट्टम पहुंचा तो इस वक्त तक मरहट्टे मुहासरा उठाकर जा चुके थे। तीजराज लुटे हुए मुसाफिर की तरह बेदस्तो पा बैठा था। हैदर अली ने मशवरा दिया, बरसात के आने तक हमें सब्र करना चाहिए। मौसम बरसात के आते ही मरहट्टा करिंदों और मरहट्टा फौज को इन अजला से निकाल बाहर करो जो इन्हें जमानत के तौर पर दिए गए हैं। उस जमाने में दरिया चढ़े हुए होंगे और मरहट्टे उस वक्त तक कृष्णा और तंग भद्रा ना पार कर सकेंगे जब तक कि पानी की सतह कम ना हो जाए। इससे क्या होगा? तीजराज ने मुर्दा आवाज में कहा, जो कुछ करना है अभी करना होगा। मुझे इतना वक्त मिल जाएगा कि मैं डंडीगिल से इमदादी कुमक ला सकूं। हैदर अली का यह मशवरा नहायत मुनासिब था, क्योंकि खजाना खाली पड़ा था, हुकूमत दिवालिया हो गई थी। ये मौका तावान अदा करने का नहीं, तावान बटोरने का था। इसके लिए मोहलत दरकार थी। ये मशवरा देने के बाद हैदर अली डंडीगिल रवाना हो गया। इसके रवाना होते ही तीजराज के खिलाफ फौजी बगावत हो गई। इन सिपाहियों ने, जिन्हें तीज ने तनख्वाहें नहीं दी थी, तीजराज के महल का मुहासरा कर लिया ताकि अशिया खुर्दनोश की फराहमी रोकी जा सके और इसे मजबूर किया जाए कि वो तनख्वाहें अदा करे। हैदर अली को डंडीगिल में इसकी खबर पहुंची तो इसकी वतन परस्ती ने जोश मारा।
वो इस मौके से बहुत बड़ा फायदा उठा सकता था, लेकिन इसने तीजराज की मदद करने का फैसला किया और देवराज के पास सीतामंगलम पहुंच गया। इसे बदल का वास्ता दिया और समझाया कि वो तीजराज से सुलह कर ले और इसकी मदद करे ताकि बगावत खत्म हो। इस वक्त देवराज सख्त दलील था। इसने वादा किया कि वो अपने भाई से सुलह कर लेगा। हैदर अली श्रृंगापट्टनम आया और तीजराज को मशवरा दिया कि वो राजा को कैद से रिहा कर दे और इसकी बालादस्ती कबूल कर ले। तीजराज शायद इस मशवरे को तस्लीम न करता, लेकिन देवराज के इंतकाल की खबर आ गई। फौजियों की तनख्वाह तलवार बनकर सर पर लटक रही थी। ऐसे में राजा ही कुछ काम आ सकता था, लिहाजा तीजराज मजबूर हो गया। तीजराज ने महल पर हाजिरी दी और राजा कृष्णा से माफी तलब की। राजा तीजराज से खुश नहीं था, लेकिन हैदर अली दरमियान में था और रियासत के मामला दिगरगू थे। राजा ने दरबार मुनक्किद किया और तीजराज को माफ कर दिया। सिपाहियों का मुतालबा अपनी अपनी जगह था कि वो तीजराज के वादों पर भरोसा करने को तैयार नहीं थे। हैदर अली ने फिर दोस्ती निभाई, सिपाहियों को एक बड़े मैदान में जमा किया और नाराज फौजियों की तनख्वाहों की अदायगी अपनी जिम्मा ले ली। बेबदल सिपाहियों, मेरी बात गौर से सुनो। मैसूर की ताकत तुम हो, तुम्हारे बगैर कोई भी कुछ नहीं। मुझे ये जानकर दुख हुआ कि तुम्हारी तनख्वाहें अभी तक अदा नहीं हुई। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी तनख्वाहें मैं अदा करूंगा। तीजराज का इसमें कोई अमल दखल नहीं। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए। खजाना खाली है, लेकिन मैंने बंदोबस्त कर लिया है। बहुत जल्द रकम का इंतजाम हो जाएगा। सिपाहियों ने खुशी के नारे बुलंद किए। सब हैरतज़दा थे कि हैदर अली इतनी रकम का बंदोबस्त कैसे करेगा। वो राजा से बात करने के लिए महल गया तो एक मरतबा फिर रानी लक्ष्मी इसके सामने आई। वो हैदर अली को कई साल बाद देख रही थी। इसकी मोहब्बत इसकी आंखों में आ गई। टप टप आंसू गिरने लगे। नायक जी, दूसरी शादी मुबारक हो। अब तो सुना है एक बेटा भी तुम्हारी बीवी की गोद में आ गया है। मेरी गोद अभी तक खाली है और अब क्या भरेगी। अब तो तुम मेरे नहीं पूरे मैसूर के महबूब हो। तुम इतनी फुर्सत कहाँ के, मेरी तरफ आंख भर कर देखो। रानी जी, वक्त ऐसी बातों का नहीं। हमें अपने से ज्यादा वतन की फिक्र करनी चाहिए। मुझे महाराज से चंद जरूरी बातें करनी होगी। हाय राम, कितने कठोर हो। राजा जी तो छपरखट से नहीं उठते हैं, तुमसे बात क्या करेंगे। फिर भी मैं तुम्हें रोक तो नहीं सकती। मेरी प्रार्थना है कि तुम खुश रहो। वो रास्ते से हट गई। राजा कृष्णा हमेशा इसे पसंद करता था। मुसलमान होने के बावजूद इस पर भरोसा करता था। इसे देशभक्त कहता था और अब तो वो इसका निजात दहिंदा था। इसे कैद से रिहाई दिलाई थी और सीना ठोक कर कहा था कि जब तक वो जिंदा है तीजराज इसे कोई गुजर नहीं पहुंचा सकेगा। इसे देखते ही राजा उठकर बैठ गया। दोनों के दरमियान बहुत देर तक बातें होती रही। हैदर अली राजमहल से बाहर आया तो इसके चेहरे पर वो इत्मीनान था जो किसी मसले का हल तलाश करने के बाद का होता है। हैदर अली ने राजा के अहकामात की बजाय आवरी करते हुए रकम के बजाय वो तमाम सरकारी जायदाद तकसीम कर दी जो काबिल तकसीम थी। इसमें राजा के हाथी और घोड़े भी शामिल थे। ये सब कुछ इतना था कि 4000 घुड़सवारों की तनख्वाहों की मुकम्मल अदाई हो गई। हैदर अली इस वक्त मैसूर का सबसे मकबूल आदमी था। राजा के नज़दीक वो इसका यको तनहा मुहाफिज था। सिपाही इसे अपना निजात दहिंदा तस्वुर करते थे कि इनके तनख्वाहों की अदाई इसी की सही काविश की बदौलत हुई थी। हैदर अली को अपने मजबूत हैसियत का एहसास था, मगर इस वक्त अपने आप को इतना ताकतवर नहीं समझता था कि तीजराज को इक़्तिदार से बेदखल कर सके। इसको इस मामले में जल्दबाजी नहीं करनी थी, लेकिन तीजराज की नामकबूलियत इसे उकसा जरूर रही थी। हालिया इंतशार में हैदर अली की खिदमात के एतराफ़ के तौर पर इसे बेंगलोर का किला और जिला जागीर के तौर पर अदा किया गया। हैदर अली को अपनी अहमियत का एहसास इसी साल नहायत शानदार तरीके से हुआ। वाकई ये हुआ कि मरहट्टों ने मैसूर की सरहद पार कर ली और तावान का बकाया रकम का मुतालबा करने लगे जो तीजराज ने इनसे मुआहदा किया था। मरहट्टे उन अजला में पहुंच गए जो गुज़श्ता मुआहदे के मुताबिक इनके पास गिरवी रखे गए थे। राजा मैसूर और तीजराज ने फौजी ओहदेदारों को हुक्म दिया कि वो मरहट्टा सरदारों का रास्ता रोकने के लिए कार्रवाई करें, लेकिन कोई फौजी ओहदेदार इसके लिए आमादा न हुआ। लिहाजा हैदर अली को मैसूर की फौज का सिपा सालार मुकर्रर किया गया। राजा ने इसे खान बहादुर का लकब दिया। इसके अलावा जाती अलम, जाती हाथी और जाती मसनद शाही भी अता की। मरहट्टा सरदारों को मालूम हो तो उन्होंने लिखा, हम हैदर को बेंगलोर में दाखिल होने देंगे और तब अपने तोपे नस्ब करेंगे और फिर देखेंगे वो कैसे इनका मुकाबला कर सकता है। हैदर अली ने पेशकदमी का आगाज किया और उन तमाम किलों की तरफ फौजी दस्ते मुतय्यन कर दिए जहां मरहट्टे पाए तख्त की तरफ आ सकते थे। गोया तमाम रास्तों की नाकाबंदी कर दी। मरहट्टे जल्द ही इतने मजबूर हो गए कि हैदर अली से मुकाबले के लिए कूच करने लगे। मरहट्टों के पास हैदर अली के मुकाबले में कई गुना ज्यादा फौज थी, लिहाजा वो मरहट्टों को खुले मैदान में शिकस्त देने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। इसने एक ऐसे पहाड़ी खित्ते में अपना पड़ाव किया जो सवारों के लिए नाकाबिले अबूर था। इसने अपने फौजियों को हदायत कर दी थी कि वो दिन के औकात बाहर न निकले और रात होते ही शब-खून मारने का सिलसिला जारी रखें। हम खुले मैदान में मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन अगर शब-खून का सिलसिला जारी रहा तो हम इन्हें इतना थका सकते हैं
वो वापस पलटने पर मजबूर हो जाएंगे। 2 महीने की लगातार मेहनत के बाद वो मरहटों को मैसूर की हदूद से बाहर निकालने में कामयाब हो गया। हैदर अली ने मकबूजा किलों को अपनी फौज के हवाले किया और बजाते खुद श्रृंगापट्टनम की तरफ लौट गया। हैदर अली को बड़ी बड़ी जागीरें और मरहटों को बड़ी रकूम की अदाई ने रियासत को इस काबिल न छोड़ा था कि रियासती अखराजात की मुतहम्मिल हो सके। कुछ खांडे राव की साजिशें भी थीं जो रियासत को माली बहरान से निकलने नहीं दे रही थी। वो राजा को उस तौहीन और हद तक की याद दहानी भी कराता रहता था जो तीजराज के हाथों राजा को उठानी पड़ी थी। ये भी बावर कराता रहता था कि तीजराज ही इस माली बहरान का जिम्मेदार है। हैदर अली अमली तौर पर सिपा सलार बन चुका था, लिहाजा राजा को अब तीजराज की जरूरत भी नहीं रही थी। राजा ने हैदर अली से कहा, तुम तीजराज से अपने ताल्लुकात तोड़ लो। हैदर अली इस हुक्म को मानते हुए हिचकिचा रहा था क्योंकि ऐसा करते हुए आइंदा फौजों को बाकायदा तनख्वाहों की अदाई की जिम्मेदारी इस पर आ जाती थी और खजाने की हालत इस पर जाहिर थी। वो सोच रहा था कि एक रोज यही सिपाही इसके महल के सामने धरना दिए बैठे होंगे, इसका हाल भी तीजराज जैसा ही होगा। क्या सोच रहे हो हैदर अली? महाराज, मैं सोच रहा हूँ सिपाही आज तीजराज से तनख्वाहों का मुतालबा कर रहे हैं, कल मुझसे करेंगे, इसका इंतज़ाम हो जाएगा। तनख्वाहों की अदाई के लिए हैदर अली को मजीद इलाके दिए गए। इस तरह निस्फ सल्तनत से ज़्यादा इलाका बराह रास्त इसके कब्जे में आ गया। हैदर अली की सुबकदोशी की बातचीत करने के लिए जैसे ही तीजराज के दरवाजे पर पहुंचा वो समझ गया कि मंसूबा तैयार है, वक्त आ चुका है। इसने दरवाजे खोल दिए। हैदर अली ने तमाम वाक़यात व हक़ाइक़ खोल कर इसके सामने बयान कर दिए। अब आपके लिए बेहतर है कि वजारत से दस्तकश हो जाए। राजा की हिमाकत से मुल्क में शोरश फैली हुई है और नाम आपका हो रहा है। अच्छा हुआ ये मुतालबा आपकी तरफ से हुआ, वरना मैं तो खुद इस झंझट से निजात पाना चाहता था। लेकिन सवाल यह है कि रियासत पर इस एहसान के बदले मुझे क्या मिलेगा? मैं इस सिलसिले में राजा से बात करूंगा। आपको जितनी राहत मिल सकती है जरूर मिलेगी। तीजराज को एक जागीर दी गई जिसकी आमदनी 3 लाख पगोडा थी। इसको 1000 सवार और 3000 प्यादे रखने की इजाज़त भी दी गई। लेकिन बाद में राजा मैसूर ने खांडेराव के मशवरे से इसकी जागीर में कटौती कर दी। राजा की तरफ से हुक्मनामा जारी किया गया। तीजराज को फौज रखने की जरूरत नहीं और इसे 3 लाख पगोडा की आमदनी की हामिल जागीर के बजाय 1 लाख पगोडा की जागीर अता की जाए और हुक्म दिया जाए कि वो फिलफौर मैसूर से निकल जाए। तीजराज ने हुक्म मानने से इनकार कर दिया। हैदर अली से कहा गया कि वो मैसूर का मुहासरा कर ले। हैदर अली ने मैसूर का मुहासरा कर लिया। इक़्तिदार की भूल भुलैयां भी अजीब सबक आमोज होती हैं। तीजराज अपनी जिंदगी की आखिरी लड़ाई उस शख्स के खिलाफ लड़ रहा था जिसकी अब तक की तरक्की तीजराज की मेहरबानियों की मरहून मन्नत थी। जब बुरा वक्त आता है तो साया भी साथ छोड़ देता है। तीजराज के सफेदफम दस्ते के सलारे आला ने गद्दारी की और हैदर अली से मिल गया। तीजराज को हथियार डालने पड़े। रानी लक्ष्मी और राजा की दीरीना आरजू पूरी हो गई थी। तीजराज का वजूद रियासत मैसूर से अलग हो गया था। देवराज पर लोग सुधार गया था। खांडे राव को वजीर सल्तनत बना दिया गया था।